बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा टॉपिक है रेजिड्यूज एट पोल्स। ये हम पहले भी जो है वो फाइंड कर चुके हैं लॉरेंट सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे हम एक और मेथड को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक आ गया रेजिड्यूज एट पोल्स। जैसे वो कह रहा है कि व्हेन ए फंक्शन एफ हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट ए पॉइंट z नॉट, द बेसिक मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग z नॉट एज ए पोल and finding the residue there is to write the appropriate Lorentz series and to note the coefficient of 1 over z minus z naught। ये स्टूडेंट पहले बात करके आ चुके हैं कि हम कोई भी हमें जो है वो गिवन फंक्शन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी लॉरेंट सीरीज लिखेंगे। लॉरेंट सीरीज लिखने के बाद उसका प्रिंसिपल पार्ट जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि 1 over z minus z naught जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है। अगर z नॉट 0 हो तो 1 over z का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो जो है हमारे पास रेजिड्यू होगा। ठीक है। अब the following theorem provides an alternative characterization of poles, another way of finding the corresponding residue। यानी कि ये जो थ्योरम है ये भी हमें एक तरीका देता है कि हम रेजिड्यूज जो है वो पोल्स के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम क्या है, वो कहता है कि एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z नॉट ऑफ ए फंक्शन f इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m if and only if f of z can be expressed in the form of this। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को जो f of z है उसको हम एक्सप्रेस कर दें इस तरह के, एक हमारे पास f of z हो, दूसरा z माइनस z नॉट रेज टू पावर m हो, तो हमारे पास पोल किसके ऊपर है, z नॉट के ऊपर है। ठीक है। तो और इधर जितनी भी इसकी पावर होगी वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है। और ये जो फाई ऑफ z है, फाई ऑफ z मस्ट बी एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट z नॉट। एक तो ये है कि ये एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक का मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि z नॉट के ऊपर ये नॉन जीरो भी हो। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर m जो है वो किसके इक्वल आ जाए, m इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ जाए तो रेजिड्यू जो होता है f ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट, वो किसके इक्वल होता है, वो फाई ऑफ z नॉट के इक्वल ही होता है। वो किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ z नॉट के इक्वल ही होता है। लेकिन यह है कि अगर m की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है, m की वैल्यू जो है इसका ऑर्डर 2 है या 2 से ग्रेटर है, तो फिर इसका रेजिड्यू जो है वो हम किसके मुताबिक फाइंड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम डेरिवेटिव से लेंगे और एक डेरिवेटिव लेस होगा। m में से हम एक वैल्यू कम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 है तो इधर जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इधर 3 है तो इधर सेकंड डेरिवेटिव होगा। उसके अंदर हमने क्या करना है, z नॉट की वैल्यू पुट करनी है और नीचे क्या आएगा, जिस ऑर्डर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उस ऑर्डर का फैक्टोरियल। जिस ऑर्डर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उस ऑर्डर का जो है वो फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ये देखें, जो मैंने ये वाली ऊपर बात जो है वो जो लिखी हुई है, अगर हम m को 1 इसमें पुट करें तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। और ऊपर जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 0 z नॉट का मतलब ऊपर कोई भी हमने डेरिवेटिव नहीं लेना। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 में है, ये हमारे पास फंक्शन है f of z इज इक्वल टू z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 9। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसके यहाँ पे दो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, एक z इज इक्वल टू 3 आयोटा और एक z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। यानी कि जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो बारी बारी इनके ऊपर जो है वो हम रेजिड्यूज फाइंड करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 3 आयोटा के ऊपर हम अगर फाइंड करें, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, z माइनस 3 आयोटा, नीचे z माइनस 3 आयोटा होगा, z प्लस 3 आयोटा को उसके साथ लिखे तो ये हमारे पास बन जाएगा z प्लस 1 ओवर z प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या बन गया, फाई ऑफ z। अब फाई ऑफ z की कंडीशन क्या थी, फाई ऑफ z की दो कंडीशंस थी। एक ये है कि फाई ऑफ z क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए एट z इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है। इसके ऊपर जो है ना ये क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये एनालिटिक है, यानी कि आप अगर वैल्यू इसके अंदर पुट करें, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड नहीं आता। दूसरा ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ 3 आयोटा किसके इक्वल आ गया, ये आप वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो वो नॉन जीरो भी है। दैट पॉइंट इज ए सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन f। इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पोल है। ठीक है। और इसका रेजिड्यू किसके इक्वल होगा,
उस फार्मूले के मुताबिक जस्ट हमने इसके अंदर क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी थी, और वो वैल्यू हमने जब जो है वो पुट की 3 आयोटा, तो वो क्या आ गया 3 माइनस आयोटा ओवर 6। तो ये क्या है, ये बेसिकली रेजिड्यू है। इस तरह z इज इक्वल टू -3 आयोटा के ऊपर आपने जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम z प्लस 3 को इधर रहने देंगे और इधर z प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा z माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, और उसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये रेजिड्यू आ जाएगा v2 दैट इज 3 प्लस आयोटा ओवर 6। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 2z ओवर z माइनस आयोटा रेज टू पावर 3। इसका मतलब z इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर इसका जो है वो पोल है, और इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर जो है वो 3 है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई ऑफ z बन जाएगा। फाई ऑफ z की दो कंडीशंस पे होनी चाहिए, और ये फाई ऑफ z इंटायर फंक्शन है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमेशा इंटायर फंक्शन होते हैं, ये याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इंटायर फंक्शंस। अब आप इसमें आयोटा पुट भी करें तो वो भी नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि f हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इज इक्वल टू आयोटा। अब मैंने वहां पे बात की थी कि अगर इसका ऑर्डर 3 है तो सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करनी है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो 3z स्क्वायर आएगा प्लस 2, फिर सेकंड डेरिवेटिव लें तो 6z आ जाएगा, और उसके अंदर आयोटा पुट करें तो ये 6 आयोटा आ जाएगा, नीचे 2 कैंसिल हो गए, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू log z क्यूब ओवर z स्क्वायर प्लस 1। इसमें log में हमने ये बात की थी कि सबसे पहले इसकी ब्रांच को जो है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो ब्रांच डिफाइन कर रहा है log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। थीटा जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक, इसको माइनस पाई से लेके जो है ना वो आप पाई तक भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट जो है, और r की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, आपने पॉजिटिव रखनी है। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे ये देखें तो z इज इक्वल टू आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ऑफ द इज टू बी टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ f एट z इज इक्वल टू आयोटा। अगर हमें z इज इक्वल टू आयोटा के लिए फाइंड करना है तो इधर z माइनस आयोटा आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो इधर चली जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि फाई ऑफ z को जो है वो चेक करना है, और फाई ऑफ z जो है वो एनालिटिक है और ये नॉन जीरो भी है। क्या है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू नॉन जीरो भी है। अगर आप वैल्यू इसमें आयोटा पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस पाई क्यूब ओवर 16 आ रहा है, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि जो b है दैट इज माइनस पाई क्यूब बाय 16 आ गया, ये इसका रेजिड्यू है। दूसरा ये है कि इस स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि इस थ्योरम को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो उससे पहले हमने बेसिक बात की थी कि हम लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन करेंगे, और वहां पे 1 ओवर z माइनस z नॉट का कोएफिशिएंट देख लेंगे, या 1 ओवर z का कोएफिशिएंट देख लेंगे। और वो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है कि f ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z ओवर z रेज टू पावर 4। हमें पता है z इज इक्वल टू 4 के ऊपर जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है, और किस ऑर्डर का ये पोल है, ऑर्डर 4 का पोल है। इसका मतलब हमें इसके कितने डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, 3 डेरिवेटिव फाइंड करके उसके अंदर जो है वो इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। ये हमारा फाई ऑफ z होगा। तो फाई ऑफ z के थर्ड डेरिवेटिव लेके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिड्यू ये आएगा। लेकिन अगर हम लॉरेंट सीरीज को यूज करते हैं तो उसमें जस्ट क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज पुट करनी है, और z रेज टू पावर 4 पे जब डिवाइड करोगे तो 1 ओवर z का कोएफिशिएंट आप देखोगे 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिड्यू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z e रेज टू पावर z माइनस 1, और आप लोगों को पता है कि ये जो z इंटू e रेज टू पावर z माइनस 1 ये इंटायर फंक्शन है, और इसके जीरोज कौन से हैं, z इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा अगर आप पुट करते हो तो ये इसके क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, तो और z इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो ये तो क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, क्लियरली जो है वो हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे ये देखो कि e रेज टू पावर z की सीरीज क्या बनती है, ये हमारे पास e रेज टू पावर z की सीरीज है। इसको अगर हम पुट करें -1 करें, ये -1, तो बाकी की सीरीज ये रह जाएगी। इस सीरीज को लिखा। अब इसमें से भी z कॉमन है तो z को जो है वो कॉमन ले लेते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड अब किसके इक्वल आ जाएगा, ये सीरीज 1 ओवर डिवाइड करना है तो 1 ओवर ये वाला नंबर आ जाएगा, जिसमें हम 1 ओवर इसको किसके इक्वल रख लेते हैं, फाई ऑफ जेड के इक्वल रख लेते हैं। और फाई ऑफ जेड ने दो कंडीशंस ओबे करनी है। ये देखिए फाई ऑफ जेड जो है वो हमारे पास ये एनालिटिक भी है और ये इसकी वैल्यू भी जो है वो नॉन जीरो आती है, ठीक है। और इसमें ये जेड स्केयर है, इसका मतलब ये पोल किस ऑर्डर का है, ये ऑर्डर 2 का जो है वो पोल है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या करना है, जीरो पुट कर देना है। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया क्योंकि ऑर्डर पोल जो है वो सेकंड ऑर्डर का था, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का लिया और इसमें z की जगह पे जीरो पुट करें। जब जीरो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है जी। तो ये और नीचे 1 फैक्टोरियल तो वो 1 ही रहेगा, तो इस तरह b जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। तो इसका रेजिड्यू -1/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है कि इन ईच केस शो दैट एनी सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज ए पोल। सबसे पहले हमने ये शो करना है कि वो पोल है। डिटरमिन द ऑर्डर m ऑफ द पोल, फिर उसका ऑर्डर कितना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू, फिर हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम फाइंड करते हैं, पहले में ऑर्डर 1 है और रेजिड्यू 3 है, दूसरे में ऑर्डर 3 है और रेजिड्यू -3/16 है, तीसरे में ऑर्डर m1 है और रेजिड्यू प्लस माइनस आयोटा ओवर 2 पाई है। तो इसको हम चेक करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 2 ओवर जेड -1। अब यहाँ पे ये देखिए z इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है एट z इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल पोल है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड ओवर जेड -1। फाई जेड किसके इक्वल है, जेड स्केयर प्लस 2 के इक्वल है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये इंटायर फंक्शन है और यानी कि ये एनालिटिक है और z को जब 1 पुट करते हैं तो ये नॉन जीरो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये z इज इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1 और इसका रेजिड्यू किसके इक्वल है, जब z को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 स्केयर 1 के इक्वल 1 प्लस 2 3, तो इसका रेजिड्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इस तरह स्टूडेंट्स इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z ओवर 2z प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। अब इस z को जो है वो हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता है, z माइनस -1/2। इसका मतलब -1/2 के ऊपर जो है वो ये क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है और ये हमारे पास जो है वो फाई ऑफ जेड है। फाई ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया, z क्यूब ओवर 8 के इक्वल आ गया। फाई ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू z क्यूब ओवर 8, क्योंकि यहाँ से हमने जो बेसिकली क्या किया है, 2 को कॉमन लिया है और वो पावर थी और पावर के साथ वो कॉमन आएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो ये इंटायर फंक्शन बनता है, यानी कि ये एनालिटिक है। और z को जो है वो आप -1/2 पुट करते हैं तो ये नॉन जीरो भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास ऑर्डर 3 है, तो अगर ऑर्डर 3 का पोल हो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले और उसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे -1/2। जब वैल्यू पुट की तो ये आ गया -3/16। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गया, z इज इक्वल टू -1/2, ये इसके ऊपर ये जो है वो पोल है और इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, इसका ऑर्डर 3 है और रेजिड्यू किसके इक्वल है, -3/16 के इक्वल है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सी पार्ट है। सी पार्ट क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है e⁻z ओवर z स्केयर प्लस पाई स्केयर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻z, इस ये जो है वो इसको फैक्टराइज करें तो z माइनस पाई आयोटा और z प्लस पाई आयोटा। इसका मतलब इसमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है ये रेजिड्यू रखता है, एक z इज इक्वल टू पाई आयोटा के ऊपर भी और माइनस पाई आयोटा के ऊपर भी, दोनों पे बारी बारी हम फाइंड करेंगे। और उनकी क्योंकि i(s) पावर 1 है तो ये सिंपल पोल्स हैं, यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। z इज इक्वल टू पाई आयोटा के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास नीचे क्या आएगा, z माइनस पाई आयोटा और दूसरा जो e⁻z ओवर z प्लस पाई आयोटा, ये क्या बन जाएगा, ये फाई ऑफ z बन जाएगा और उसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है
और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह z इज इक्वल टू माइनस पाई आयोटा के लिए हमारे पास नीचे क्या बनेगा, z प्लस पाई आयोटा बनेगा, और ऊपर फाई ऑफ z जो है वो क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर z ओवर z माइनस पाई आयोटा, और उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस आयोटा ओवर 2 पाई, ये इसका जो है वो रेजिड्यू आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें रेजिड्यू शो करना है z इज इक्वल टू माइनस 1 z रेज टू पावर 1/4 ओवर z प्लस 1 है, और वो क्या है 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2 होता है इन कंडीशंस के साथ, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। इसी तरह रेजिड्यू लॉग ऑफ z ओवर z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पाई प्लस 2 आयोटा ओवर 8 के इक्वल होता है। रेजिड्यू ऑफ z रेज टू पावर 1/2 और z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 1 माइनस आयोटा ओवर 8 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, और इसमें ये जो है वो कंडीशंस हैं, तो इनको हम जो है वो शो करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसमें है कि ये फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू z रेज टू पावर 1/4 ओवर z प्लस 1, ठीक है, और ये साथ जो है वो कंडीशन गिवन है। इसमें ये देखें z प्लस 1, z को आप माइनस 1 पुट करें तो ये सिंपल पोल आता है। अब फाई ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, z रेज टू पावर 1/4। अब z रेज टू पावर 1/4, ये इसको जो है वो लॉग की फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं e रेज टू पावर, ये देखें ये वन लॉग के ये जो शुरू में है 1/4, इसको z की पावर में लिखा जा सकता है, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। द फंक्शन f of phi of z is analytic throughout its domain of definition indicated in the figure below। अब फाई ऑफ माइनस 1 की अगर हम बात करें तो फाई ऑफ माइनस 1 जो है वो क्या बनेगा, माइनस 1 रेज टू पावर 1/4 बनेगा, और इसको इसके मुताबिक लिखें, और लॉग माइनस 1 की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करें, ये e रेज टू पावर आयोटा पाई/4 बनेगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो है। तो दो ही कंडीशन होनी चाहिए थी कि एनालिटिक हो और नॉन जीरो हो। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसका पोल सिंपल पोल है, क्योंकि उसका ऑर्डर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और किसके ऊपर है, z इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर है, और वहां पे रेजिड्यू किसके इक्वल है, रेजिड्यू यही है जो हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2। ये फिर स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या था, f ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z ओवर z स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ पे z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, दोनों के ऊपर जो है वो इसके पोल्स हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें z इज इक्वल टू आयोटा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, z इज इक्वल टू आयोटा, तो z इज इक्वल टू आयोटा में ये क्या लिखा जा सकता है, z माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर, और एक z प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, उसको ऊपर साथ मिला लेंगे log ऑफ z के साथ, तो ये हमारा फाई ऑफ z बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये देखो तो इसका जो है वो पोल किसके ऊपर है, आयोटा के ऊपर है, और इसका ऑर्डर कितना है पोल का, वो 2 है। तो ऊपर हमें इसका कौन सा डेरिवेटिव लेना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसमें आयोटा पुट कर देंगे, z की जगह पे आयोटा वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देखो इसमें उसने लिखा है इसका रेजिड्यू जो है वो बेसिकली क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में आयोटा की वैल्यू पुट करनी है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आयोटा की वैल्यू पुट की गई है, और वो पाई प्लस 2 आयोटा ओवर 8 है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है कि वो कहता है ये हमारे पास फंक्शन है और साथ ये कंडीशन उसने दी है। अब इसको आप फाई ऑफ z लिखना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पोल किसके ऊपर है, z इज इक्वल टू आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा के ऊपर। तो z इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर अगर हम पोल लिखें तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इधर ऑर्डर 2 है, इसका मतलब जो हमारे पास ये सिंपल पोल है जिसका ऑर्डर 2 है, और इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो ये फाई ऑफ प्राइम z है, फाई प्राइम z, और e रेज टू पावर माइनस 1/2 इसको क्या लिखा जा सकता है, e रेज टू पावर आयोटा रेज टू पावर माइनस 1/2, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू
e रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 इसको लिखा जा सकता है जो इसके इक्वल है। इस तरह आयोटा रेज टू पावर 1/2 को हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज हमें बेसिकली चाहिए थी इसके अंदर, जब हम इन्हें इसमें z की जगह पे आयोटा को रिप्लेस करना है तो इधर z रेज टू पावर -1/2 आ रहा था और इधर z रेज टू पावर 1/2। जब z की जगह पे आयोटा पुट करेंगे तो ये आयोटा रेज टू पावर -1/2 आ जाएगा, ये आयोटा रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, इसलिए हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमारा जो रेजिड्यू बनेगा वो क्या है, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आयोटा पुट करना था, जब पुट किया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 8/√2। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो कंटूर है वो सी वो डिफाइंड है कि उसको एक तो काउंटर क्लॉकवाइज लेना है, दूसरा फर्स्ट के लिए z माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 है, सेकंड के लिए z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 है। पहले का आंसर पाई आयोटा है, दूसरे का 6 पाई आयोटा है, तो इसके इंटीग्रल्स की वैल्यू जो है वो आगे हम फाइंड करते हैं। ये दोनों आंसर जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली क्या करना है, इस इंटीग्रल को जो है वो एवेल्युएट करना है, इस इंटीग्रल को। और फर्स्ट पार्ट में ये था, ए पार्ट के अंदर हमें जो कर्व दी गई थी वो क्या थी, z माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2, और कहा गया था कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसकी सिंगुलैरिटी किस किस पॉइंट के ऊपर है। एक तो z इज इक्वल टू 1 के ऊपर है और एक z इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू -3 आयोटा, यानी कि z की सिंगुलैरिटी वो 3 पॉइंट्स के ऊपर है, 1 के ऊपर भी है प्लस -3 आयोटा के ऊपर भी है। ठीक है, 1 के ऊपर भी है और प्लस -3 आयोटा के ऊपर है। अब अगर आप फिगर में देखें तो ये 1 है और ये 3 आयोटा है, यानी कि आयोटा जिसमें लगा होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू होती है, और ये -3 आयोटा है। ठीक है, और ये जो z माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 है, इसका सर्कल ये है, यानी कि इस कर्व के अंदर सिर्फ 1 आता है, बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं 3 आयोटा और -3 आयोटा नहीं आता। तो ये बात हमने यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व की है। इसी बात को वो कह रहे हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि z इज इक्वल टू 1 विच इज ओनली सिंगुलैरिटी इनसाइड सी, यानी कि सी के अंदर सिर्फ एक ही सिंगुलैरिटी है। वैसे से आइसोलेटेड पॉइंट 3 थे, लेकिन सिंगुलैरिटी इस कर्व के अंदर जो है वो एक ही है और वो भी सिंपल पोल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए रेजिड्यू थ्योरम को यूज करना है। रेजिड्यू थ्योरम को यूज करने के लिए हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका रेजिड्यू जो है वो फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, इसको ये जो फाई ऑफ z वो जैसे अभी हम फाइंड करके आए, ये z माइनस 1 को यहाँ से निकाल दें, बाकी के अंदर वैल्यू पुट कर दें 1, इसके अंदर जो है ना ये 3z क्यूब प्लस 2 ओवर z स्क्वायर प्लस 9 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब हम इस पोजीशन में हैं कि रेजिड्यू थ्योरम की मदद से हम लिख सकते हैं, वो क्या था कि ये इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा और ये सम ऑफ द रेजिड्यूज, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर रेजिड्यू था और वो क्या है, वो हमारे पास 1/2 आया है, तो ये 1/2 2 से कैंसिल होके तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आयोटा आ जाएगा। अब दूसरी कर्व के लिए अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, दूसरी कर्व क्या है कि अगर z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 हो, क्या हो, z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 हो, जब ये सर्कल ड्रा करेंगे तो अब आप ये देखिए तीनों जो सिंगुलैरिटीज हैं इस सर्कल के अंदर आ गई हैं। ठीक है, 3 आयोटा भी, -3 आयोटा भी और 1 भी। इसका मतलब हम तीनों के ऊपर क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यूज फाइंड करेंगे, और तीनों के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करने के बाद रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे, इनका सम करेंगे और फिर हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे वो यहाँ पे लिख भी रहा है कि इन दिस केस all 3 singularities of integrand are interior to C। ठीक है, तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, बारी बारी इनके रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। z इज इक्वल टू 1 के लिए आप लोगों ने क्या करना है, z इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो z माइनस 1 है ये नहीं लिखोगे, यानी कि इसमें बाकी में वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, इसने तो डायरेक्ट लिखी हुई है ना वैल्यूज, लेकिन आप लोगों ने तरीका क्या करना है, ये फाई ऑफ z है, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह बहरहाल अब मैं अगर डायरेक्ट ही कहूँ
कि z इज इक्वल टू 3 के ऊपर जो है वो इसका जो रेजिड्यू है वो ये आ गया, और इसी तरह z इज इक्वल टू -3 के ऊपर इसका रेजिड्यू ये आ गया, क्योंकि अब इसके ऊपर हम बड़ी तफसीलन बात करके आ चुके हैं। तो फिर क्या करना है, ये सम ऑफ द रेजिड्यूज हैं, रेजिड्यू थ्योरम यूज करना है, इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास 6 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकन काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल, इसमें भी दो कर्व उसने डिफाइन किए हैं, एक z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 और एक z प्लस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 3। दोनों के ऊपर हमने जो है वो क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले का आंसर आता है पाई बाय 32 आयोटा, दूसरे का आंसर आता है 0। हम चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर जो है वो दुरुस्त है। तो अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ए पार्ट है, जो कर्व सी जो है पहले पार्ट के लिए वो z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस इसका 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के लॉन्ग भी इसकी वैल्यू 2 है, y एक्सिस के लॉन्ग भी इसकी वैल्यू जो है वो 2 है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंटीग्रैंड है इस सर्कल के अंदर किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना ये सिंगुलर है। अब पहले सिंगुलैरिटी को देखें तो एक z इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी है और एक z इज इक्वल टू -4 के ऊपर जो है वो सिंगुलैरिटी है। अब z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू -4। अब z इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिंगुलैरिटी ऑफ ऑर्डर 3 है और z इज इक्वल टू -4 के ऊपर जो है ये सिंपल सिंगुलैरिटी है। अब अगर आप इस सर्कल को, इस कर्व को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट है जो कि z इज इक्वल टू 0 वो इसके अंदर लाई करता है, z इज इक्वल टू -4 इसके अंदर लाई नहीं करता है। इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट जो है वो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 है इस कर्व के लिए। अब स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने मेथड पहले बताए हैं उसको जो है वो यूज करें या लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन कर लें, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो इसका रेजिड्यू अगर हम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1/64 के इक्वल आ जाता है। अब हम इंटीग्रल का फार्मूला जो है वो यूज करें तो इसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिड्यू, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर था वो 1/64 था, तो ये 2 पे डिवाइड कर दें तो ये पाई बाय 32 आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर दूसरी जो कर्व उसने डिफाइन की थी उसको अगर कंसिडर करें और वो है z प्लस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 3, इसके मुताबिक ये सर्कल बनता है और इस सर्कल के अंदर ये 0 भी आ रहा है और इसमें जो पॉइंट है -4 वो भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्या है, सिंगुलैरिटी है। और z इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो हम सिंगुलैरिटी फाइंड कर चुके हैं और वो क्या है, वो 1/64 है। अब हमने z इज इक्वल टू -4 के ऊपर जो है वो सिंगुलैरिटी फाइंड करनी है। अब z इज इक्वल टू -4 के ऊपर अगर हम जो है वो स्टूडेंट सिंगुलैरिटी को जो है वो फाइंड करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, 1/z³ इंटू z प्लस 4 है। z -4 के ऊपर सिंगुलैरिटी फाइंड करनी है तो फाई ऑफ z हमारा फिर क्या आ जाएगा, 1/z³। और ये सिंपल ही है तो इसका मतलब इसमें -4 जो है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब -4 वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -1/64 आ जाएगा। और ये 1/64 -1/64 दोनों को ऐड करना है, आंसर 0 आएगा। तो इस तरह इसका इंटीग्रल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, 0 के इक्वल बनेगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि एवेल्युएट द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को हमें जो है वो क्या करना है, एवेल्युएट करना है। इस इंटीग्रल को क्या करना है, एवेल्युएट करना है। वेयर सी इज द सर्कल z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 और इसकी सेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, 4 पाई आयोटा, और इसको हम जो है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीग्रल है कि इंटीग्रल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर cos हाइपरबोलिक पाई z है और नीचे z इंटू जेड स्केयर प्लस 1 है। इसका मतलब इसकी z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 और z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 में हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलैरिटी जो आ रही है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर है, एक 0 प्लस माइनस आयोटा, और ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर आते हैं। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। 0 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड किया और वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब रेजिड्यू बड़ी तफसीलन बात हो चुकी है इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बात कर रहा। और ये इसका रेजिड्यू 1/2 आ गया, इसका रेजिड्यू भी जो है वो हमारे पास 1/2 आ गया। तीनों का सम करें तो हमारे पास 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ
के रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा, और तीनों रेजिड्यूज को ऐड कर लेंगे और ये 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई आयोटा आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो है इसमें हमने क्या करना है, ये एफ ऑफ जेड दिया गया है, ये भी एफ ऑफ जेड है, ये भी एफ ऑफ जेड है, ठीक है, और हमें कर्व जो दी गई है z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 दी गई है। कर्व क्या दी गई है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 दी गई है, और हमें वहां पे क्या करना है, इसकी जो है वो रेजिड्यूज एवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड, हमें इसके इंटीग्रल्स एवेल्युएट करने हैं, वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड फाइंड करने हैं, और इनकी इंटीग्रल्स की ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसने इस थ्योरम की तरफ इशारा किया था, ये मैं दोबारा आपको थ्योरम जो है वो बता देता हूँ। वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इंटीरियर टू इट, ठीक है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, किसका, 1 ओवर जेड स्केयर इंटू 1 ओवर एफ ऑफ 1 ओवर जेड का। तो इसको वो पहले जो है वो कर्व को किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ओवर जेड स्केयर इंटू एफ ऑफ 1 ओवर जेड, और इसका रेजिड्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे z इज इक्वल टू 0 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी जस्ट हमने वैल्यू को पुट कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये हमारे पास एफ ऑफ जेड था, तो सबसे पहले उसने 1 ओवर जेड स्केयर एफ ऑफ 1 ओवर जेड फाइंड किया है, वो ये आ गया है, और इसका वो किसके ऊपर रेजिड्यू फाइंड कर लेगा, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करेगा। जब z इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका रेजिड्यू फाइंड किया तो वो क्या है, 9/2 है, तो इस तरह इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 9 पाई आयोटा आ गया। इसी तरह हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में भी ये हमारे पास एफ ऑफ जेड है, तो यहाँ पे 1 ओवर जेड स्केयर एफ ऑफ 1 ओवर जेड फॉर्म फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा, और फिर इसका z इज इक्वल टू 0 के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करेंगे। जब इसका रेजिड्यू फाइंड किया तो वो -3/2 है, तो सिंप्लीफाई करें तो -3 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये सी पार्ट है स्टूडेंट, सी पार्ट में क्या है, एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है, तो इसमें भी 1 ओवर जेड स्केयर इंटू एफ ऑफ 1 ओवर जेड फाइंड किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने z इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या फाइंड करना है, इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। अब z यहाँ पे z स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 में हम क्या करेंगे, ये जो बाकी फंक्शन है इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और उस डेरिवेटिव के अंदर जो है वो हम वैल्यू को पुट करेंगे 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा रेजिड्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें ये 5 प्राइम 0 हमने फाइंड किया और वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो इस तरह हमने जो उस थ्योरम के मुताबिक इसका इंटीग्रल क्या है, 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, वो हमने फाइंड किया 1 के इक्वल है, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है वो 2 पाई आयोटा आ गया। तो ये हमारी जो है वो यहाँ पे रेजिड्यू से रिलेटेड जो है ये कंप्लीशन होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ द एनालिटिक फंक्शंस। कौन सा टॉपिक होगा, जीरोज ऑफ द एनालिटिक फंक्शंस। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।